हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, दैट इज इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये घटना चक्र के इस पूर्वालोकन सीरीज में हम नेक्स्ट अपने इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और आइए पहला जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पे कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सैंक्चुरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉल्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन, एंड नेक्स्ट इज मिसलिनियस। तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम सारे चैप्टर्स वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। तो पहला जो चैप्टर है वो कहता है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट is defined as the sum total of biotic and abiotic components that surrounds and influences an organism। ठीक है, तो पर्यावरण की जो परिभाषा है वो क्या दी गई है कि जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं, ठीक है, जो नेचर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अबायोटिक कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? जो नेचर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म इज कलेक्टिवली नॉन एज इट्स एनवायरनमेंट। कहा गया है कि जो कुछ भी एक जो जीव है उसके आसपास जो कुछ भी दिखता है, दृष्टिगोचर है, वो सब कुछ क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। और बायोटिक और अबायोटिक जो घटक हैं ना, कंपोनेंट्स, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कैसे ये डायग्राम के थ्रू इसे डिस्क्राइब किया गया है कि ये इन्वायरमेंट है। ठीक, इसमें कैसे कैसे वेरिएशंस होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, सॉइल और टोपोग्राफी, इससे चेंजेस आते हैं। फिर फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं अंडर फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ कंट्रोल। फिर इन्वायरमेंट बैक्टीरिया और इन्वायरमेंट ट्री लार्ज। तो ये पूरा बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, और देख सकते हो कल्चरल मैनमेड जो इन्वायरमेंट है वो कंपोनेंट्स है वो क्या? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। तो फिजिकल जो कंपोनेंट्स है उसमें लैंड, एयर एंड वाटर है। बायोलॉजिकल में प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स हैं। ठीक है, तो जैसे फिजिकल एंड बायोटिक कंपोनेंट में सॉइल, एयर एंड वाटर है। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट, ह्यूमन, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हैं। ठीक है, कल्चरल एलिमेंट्स जो है, कल्चरल एलिमेंट्स इंक्लूड मैन मेड फीचर्स सच एज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। और साइलेंट स्प्रिंग is an environmental science book published in 1962. It was written by an American marine biologist ecologist called Rachel Carson। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है एक साइंटिफिक किताब थी, है ना, साइंस की पर्यावरण से संबंधित एक किताब रेचल कार्सन ने लिखा 1962 में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हो हमारे एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइलेंट स्प्रिंग जो है वो किसने लिखी? तो रेचल कार्सन ने लिखी है। And according to Environment Protection Act 1986, the environment includes physical, abiotic, and biotic components and their interaction with each other. Okay. Now the questions starts from here. Environment refers to the natural world of land, water, air, plants, and animals that exist around it. The sum total of conditions which surround human beings at a given point of time. The interacting system of physical, biological, and cultural elements which are interlinked. तो 1 2 3 ये सारे जो हैं ये सब करेक्ट है, तो इट इज ऑल द अबव। ठीक है, इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक, अबायोटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। तो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो है वो इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, बाकी फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल ये तीनों आते हैं, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है।
नाउ द नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कॉन्सेप्ट of development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो सतत विकास की बात करी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की जितनी जरूरतें हैं वो पूरी करते हुए भविष्य की जो जनरेशन है उसके जो मूलभूत आवश्यकताओं को बाधित न करते हुए अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कहते हैं इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वन अनदर जनरेशन। ठीक है, तो ये भी एक बात सही है कि जो हमारी संवेदनशीलता है हमारे पर्यावरण से संबंधित, कि हम ऐसा विकास करें अपना कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उन्हें उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, इन्हें वो सब कुछ मिल पाए जो उनकी आवश्यकता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ जस्ट मैनर। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज जस्ट अ मैनर। तो यही है, मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, कैसा कंजर्वेशन हो नेचुरल रिसोर्सेज का, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, है ना। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट का कैसे इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और ये इसके बीच में इन्वायरमेंट, इनके बीच में एक ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है। बायोस्फीयर में प्लांट और एनिमल के बीच में इंटरेक्शन है, लिथोस्फीयर में माउंटेन, प्लेन और रिवर्स में है, और ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में एटमॉस्फेयर आ गया, हाइड्रोस्फीयर में ग्लेशियर, लेक, रिवर एंड ओशियन। तो ये सब इन्वायरमेंट एंड उसका इंटरेक्शन तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। इट्स अ गुड डायग्राम। और बाकी आप देख सकते हो बर्टलैंड रिपोर्ट जो है ये 1987 में पब्लिश की गई थी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कॉइन्ड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्रंटलैंड कमीशन जो थी 1987 में, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये इस सतत विकास का जो टर्म है, जो परिभाषा है, ये बताई गई। एंड द वर्ड वाज कॉइन्ड बाय WCED रिपोर्ट टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। तो जो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या आवर कॉमन फ्यूचर जो WCED में दिया गया, ये शब्द आया आवर कॉमन फ्यूचर से। इट कैप्चर फुल अटेंशन बाय एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस इन अर्थ समिट ऑफ 1992। इट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन जोहानिसबर्ग कॉन्फ्रेंस ऑफ 2002। तो एजेंडा 21 जो है रियो कॉन्फ्रेंस इन अर्थ समिट ऑफ 1992, इट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द जोहानिसबर्ग कॉन्फ्रेंस ऑफ 2002। ठीक है, नाउ अब इवेंट्स की बात करते हैं। तो इवेंट्स आप देख सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है 1972 में पब्लिश की गई थी। पब्लिकेशन ऑफ बर्टलैंड कमीशन जो थी वो 1987 में, एडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987 में, एंड रियो अर्थ समिट 1992 में। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स पॉवर्टी मिटिगेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। Okay, next is nature has its own beauty and boundaries. So at its first we should understand the nature and then the roadmap of development should be prepared. Sustainable development is a balanced approach between economic development and environmental conservation। बिल्कुल सही बात है। एक एक कह सकते हो कि एक बैलेंस है आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच में, एक बहुत ही मतलब बैलेंस जो स्थापित करना है इन दोनों के बीच में, उसी के बीच ये कड़ी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कंपेलिंग टर्म्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। These information obtained by remote sensing technology, statistical method, geographical information system, environmental information system, on the basis of these information roadmap of development is prepared। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन के मेथड्स हैं जैसे रिमोट सेंसिंग, स्टेटिस्टिकल मेथड्स, GIS, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके थ्रू जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को कंप्लीट करते हैं उनके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन। बिल्कुल ये दोनों सही है।
ये दोनों डेफिनेशन सही है, इसलिए आंसर ए। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट यूनाइटेड नेशंस इन 1987। दैट रिपोर्ट वाज आवर कॉमन फ्यूचर, जो हमने अभी बात करी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गोल्स गिवन। तो इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है ये सारे। तो रियो अर्थ समिट, ठीक, पब्लिकेशन ऑफ बर्डन कमीशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा, लिमिट टू ग्रोथ 1972 में, ठीक है। फिर आया 1987 में क्या, बर्टलैंड कमीशन। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर आया रियो अर्थ समिट। तो रियो अर्थ समिट सबसे लास्ट में आएगा, तो इसलिए आप इसका आंसर ये देख सकते हो, रियो अर्थ समिट जो है ये सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, लिमिट टू ग्रोथ 1972, फिर बर्टलैंड कमीशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ठीक, और फिर लास्ट में 1992 में रियो अर्थ समिट, ठीक। तो आंसर क्या होगा, 4231, ठीक है। आप देख सकते हो, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, पब्लिकेशन ऑफ बर्टलैंड कमीशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 1989 और रियो अर्थ समिट 1992। Sustainable development is a matter of intergenerational responsibility in respect of use of natural resources. Okay, not material resources, social resources, industrial. Natural resources के परिप्रेक्ष्य में बात करी गई है। What important for sustainable development? तो ये सारी चीजें कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ये सब है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। Which of the following is not a sustainable development goal targeted to be achieved by space research? Okay, तो जो सस्टेनेबल टारगेट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टोटल 17 टारगेट रखे गए थे, ठीक है, जिसको 2030 तक कंप्लीट करना है सबको। ये यूनाइटेड नेशंस इन 2015 टू सर्व अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लैनेट नाउ इनटू द फ्यूचर। तो पहला गोल क्या है, नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल affordable clean and energy, decent work and economic growth, ninth industrial innovation and infrastructure, फिर reduced inequalities, 10th वाला, फिर 11th में क्या है, sustainable cities and communities, and next is 12th में responsible consumption and production, फिर गोल 13 जो है climate action, फिर 14 में life below water, और 15 में life on land, फिर 16 peace and justice strong institution, फिर last is partnership for goals. So these are all 17 SDG goals. Okay, next is water and carbon cycle. तो water carbon cycle जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। Environment includes biotic and abiotic factors. These factors interact with each other. In general, this interaction in cyclic manner, the flow of energy and matter takes place between these factors, abiotic and biotic. This cycle exists in nature in the form of carbon cycle, water cycle, etc. CO2 is released in the atmosphere by a number of processes. Some of them are respiration, volcanic eruption, combustion of fossil fuels, etc. ठीक है। Most autotroph plants perform photosynthesis wherein they use CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrates. It is noteworthy that carbon is found in various forms on the earth. Element carbon is generally found in nature as three crystalline allotropes form, graphite, fluorine and diamond. तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट में बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। हमने बात करी बायोटिक फैक्टर में क्या क्या है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सब बायोटिक फैक्टर हैं। अबायोटिक में क्या, सॉइल, वाटर, है ना, एयर, ये सब। और दी साइकिल एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन साइकिल। तो जो कार्बन साइकिल है और वाटर साइकिल है, इसके फॉर्म में ये सब प्रेजेंट है। CO2 रिलीज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है बहुत सारे प्रोसेसेस से, रेस्पिरेशन से, वोल्केनिक इरप्शन से, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से। And most autotrophs plant perform photosynthesis wherein they use CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll to produce carbohydrates. ठीक है।
And it is noteworthy that carbon is found in various forms on the earth. Element carbon is generally found in nature as three crystalline components, that is graphite, fullerene and diamond. In the compound form, it is found in the form of CO2 carbonates and hydrogen carbonate. Carbon is also recycled by different physical and biological processes. Okay. सोलर रेडिएशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. तो जो सूर्य किरणें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, वो रोल करती है किसमें, वाटर साइकिल में, जो जल चक्र है इसमें. तो आप देख सकते हो कैसे मतलब एक कार्बन अर्थ एटमॉस्फेयर से फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, फिर यहाँ से फिर ये कंपाउंड एनिमल्स में जाता है, एनिमल्स के थ्रू ऑर्गेनिक शेल्स पेट्रोलियम कोल वगैरह में बन जाता है, फिर यहाँ से कंबशन होता है, फिर ये एटमॉस्फेयर में जाता है. तो ये पूरा एक रिसाइकल होता रहता है. ठीक है. वैसे ही वाटर साइकिल में है, इवेपोरेशन के थ्रू क्लाउड्स बनते हैं. सनरेज आती है, ये पानी को गर्म करती है, फिर यहाँ से इवेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर ये बारिश होती है, कंडेंसेशन से माउंटेन ट्रीज के पास जाती है, फिर यहाँ से फिर ये वापस वहां. तो ये एक पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता रहता है. ओके. अब क्वेश्चंस देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग: photosynthesis, respiration, decay of organic matter, volcanic eruption. Which of the above add carbon dioxide in the carbon cycle on earth? तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड करती हैं? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऐड नहीं होता है, रेस्पिरेशन से होता है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी, वोल्केनिक एक्शन से भी. ठीक है. तो 2, 3, 4 फोटोसिंथेसिस से ऐड नहीं होता है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का, जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हैं डिको ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल वेयर द प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो प्लांट डू नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन द कार्बन साइकिल, दे रिलीज ऑक्सीजन एंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो आंसर इज 2, 3, 4. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट? तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. सोलर रेडिएशन का मुख्य काम क्या होता है? वाटर साइकिल को चलाना. अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर. ठीक है. नेक्स्ट इज मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन. तो जो भी प्लांट होते हैं वो सीडलिंग्स जो है वो क्यों नहीं ग्रो कर पाते हैं? क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रूट हेयर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, इसकी वजह से इंस्पिरेशन नहीं होता है. ठीक है. अब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड अगर देखते हैं तो थिन लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज मेजरली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. द एयर अराउंड अस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो एटमॉस्फेयर क्या कहता है? इसमें गैसों की ये थिन लेयर होती है जो अर्थ के चारों तरफ होती है, और इसमें बहुत सारी गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ फोटो CO2 का बैलेंस कैसे बनता है. ठीक है. प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये एनिमल्स इसको ग्रहण करते हैं, फिर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो फिर ये प्लांट्स में जाता है. तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. एटमॉस्फेयर में देखिए नाइट्रोजन जो है 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है. ठीक है. आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36, नियॉन 0.02%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टन 0.001% एंड जीनॉन 0.0009% एंड हाइड्रोजन 0.0005%. तो ये सारे देख सकते हो. तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है. वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड देयरफॉर वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर आवर सर्वाइवल. जैसा कि हमने अभी देखा कि प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए हमारा जो पूरी डिपेंडेंसी है प्लांट्स पे है. किसके लिए? वो ऑक्सीजन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर इज एन मिक्सचर. विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? तो आर्गन भी है, नियॉन भी है, हीलियम भी है, रेडॉन नहीं है. परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज 78%. In the atmosphere, the highest percentage is of nitrogen. Highest percent of gas in the air is nitrogen. ठीक है.
If all the plants and trees vanish from the earth, the gas which will decrease is, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज कर जाए, क्योंकि पौधों से ही ऑक्सीजन मिलती है. Which of the following is not a function of the tree? So that is air pollution. Out of total oxygen present in the Earth's atmosphere, the estimated production of oxygen by Amazon forest through photosynthesis is कितना है? 20%. पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है वो अमेजॉन फॉरेस्ट करता है 20%. अब सोचो 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन फॉरेस्ट करता है, इसलिए इसको लंग ऑफ द अर्थ कहा जाता है. ठीक है, ये पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं. Amazon forest contains nearly a third of all the tropical rainforest left on earth. तो अमेजॉन फॉरेस्ट जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स सारे ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, एडवर्स चेंज ब्रॉट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इकोलॉजिकल इंबैलेंस. तो ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. द आइडिया ऑफ वेदरिंग इज रिलेटेड टू a natural phenomena that breaks rock into fine particles. ठीक है. Which one of the following is not related to environmental protection? That is poverty alleviation. ये environment से संबंधित नहीं. नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने देखा था अभी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्रियल रिड्यूस इनइक्वालिटी. तो ये 17 के 17 गोल हमें याद करने हैं. ठीक है. And sustainable farming is also an important aspect of sustainable development. UN declared 2022 as an international year of basic science for sustainable development. तो सन 2022 को जो है यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है. ठीक है. Use of chemical fertilizer and pesticide has adversely affect the soil health. To cope up with National Commission for Sustainable Agriculture has found. तो देखो क्लब ऑफ रोम क्या है? एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सिविल सर्वेंट एंड साइंटिस्ट विद मिशन टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंज फेसिंग ह्यूमैनिटी. क्लब ऑफ रोम जो है एक एसोसिएशन है इकोनॉमिस्ट और सिविल सर्वेंट का. ठीक है. तो क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome, and Sustainable Development Goal have to be achieved by 2030. तो ये तो सही है. नॉट क्लब ऑफ रोम, ये UN WCED जो था उसके द्वारा जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रपोज किया गया 2012 में रियो +20 में. और जो टर्म था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो आप देख सकते हो कि बर्टलैंड कमीशन जो रिपोर्ट थी उसके थ्रू आया था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर ऑफिशियली नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो 17 टोटल ग्लोबल गोल्स हैं, एक 169 टारगेट्स हैं उसमें से. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट. तो ये सारे ही हैं इसमें. और ये रैंक तो 2017 की पूछा है इन्होंने. फिलहाल अभी देख सकते हो 2025 में 167 में 99th रैंक है हमारी. Which of the following state is not in the list of top 5 state in sustainable development goal in 2019? तो गुजरात नहीं था, बाकी तो सारे ही हैं. और अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स, तो केरल जो है फर्स्ट पोजीशन पे है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट. तो ऐसा जो लैंड है एग्रीकल्चर कृषि के लिए ऐसे ही भूमि का उपयोग करना है कि उसकी जो उर्वरता है वो कम ना हो. सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. Which of the following sustainable development goal will target the water availability for all and its permanent management up to 2030 in India? तो that is SDG 6 जो है वो क्या कहता है? वाटर अवेलेबिलिटी की बात करता है, जल की उपलब्धता. Which of the following is a nodal institution for implementation of sustainable development goal in India? That is नीति आयोग जो है वो यहाँ पे क्या करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करवाता है. ठीक है. Which of the following is the best strategy for environment friendly sustainable goal in the Indian agriculture? तो that is, अब इसमें से क्या हो सकता है बताइए?
एक्सपेंशन ऑफ कल्टिबल लैंड, इंक्रीज यूज ऑफ सुपर फॉस्फेट, मतलब इसमें कह रहे हैं कि केमिकल उपयोग बढ़ाना है। वाइडर पॉपुलराइज द हाई यील्डिंग क्रॉप, ये भी गलत है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट ऑपरेट, इम्प्रूव्ड फार्म एंड इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी यूज ऑफ पोटेंट इंसेक्टिसाइड। तो जो सी आंसर है ये सबसे ज्यादा मतलब आपको देख सकते हो कि सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर है, खाद वगैरह जो यूज करते हैं वो हमें ऑर्गेनिक यूज करना है। तो ठीक है, आज हम अपना यही इस जो टॉपिक है अपना यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज अर्थ समिट एंड रियो समिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे। और इन्वायरमेंट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, इन्वायरमेंट की तो बहुत कम वीडियोस में ही हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इन्वायरमेंट के जो वेटेज है वो थोड़ा बढ़ता चला गया है। चल अभी रिसेंट के एग्जाम्स में हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, तो हमने ये इन्वायरमेंट को पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे, और प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।